मेरी 17 साल की नंद के साथ तो सास हर रात। मेरी 17 साल की नंद एक दिन अचानक से प्रेग्नेंट हो गई। पूरे घर पर कयामत टूट पड़ी। उससे जब भी पूछते ये किसने किया तो वो डरकर कुछ ना कहती। मेरी सास उसे अपने साथ कमरे में ले जाती और अपने पास सुलाती थी। एक रात मेरे पति के सर में दर्द था तो मैं सास से दवाई लेने उसके कमरे में चली गई तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरी सास तो मेरी नंद के साथ ही। मेरा नाम सुहानी है। मेरी उम्र 26 साल है। मेरी 17 साल की नंद अचानक गर्भवती हो गई। पूरे घर पर अचानक कयामत टूट पड़ी। मैं गांव में रहती थी। जब मैं बहुत छोटी थी मेरी मम्मी का देहांत हो गया था। मेरी परवरिश के लिए मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और उनसे मेरे पापा के 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे। लेकिन वह मेरे साथ क्या व्यवहार करती थी इसकी मेरे पापा को बिल्कुल भी खबर नहीं थी, क्योंकि पापा सुबह को जाकर शाम को आया करते थे। तब मैं थक हार कर सो चुकी होती थी और सुबह मेरे उठने से पहले ही वह काम पर चले जाते थे। मेरे बहन भाइयों का व्यवहार भी मेरे साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। मेरे सौतेली माँ जैसे ही पापा काम पर जाते मुझे चीख कर उठा देती, कहती ये कमबख्त तू कब तक लेटी रहेंगी, उठ जा, कब तक बिस्तर पर पड़ी रहेंगी, जल्दी से उठ, घर का काम कर, तू नहीं करेंगी तो तेरा बाप करेगा क्या। मैं सुबह उठकर घर का सारा काम करती थी, नाश्ता बनाती और फिर स्कूल जाती हूँ। और जब वापस स्कूल से आती तो फिर मुझे घर के कामों में लगा दिया जाता। और जब मैं रात को थक कर बिस्तर पर लेट जाती तो मैं अपनी मम्मी को याद करके बहुत ज़्यादा रोती कि पता नहीं क्यों ऊपर वाले ने मुझे मेरी मम्मी से दूर कर दिया। अगर मेरी सगी माँ होती तो वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करती। मैंने काफ़ी बार पापा को बताना चाहा। जैसे ही मेरे पापा आते और मैं खाना लेकर जाती तो वह मेरे हाथ से खाना छीन लेती और पापा के सामने गुस्से से कहती सारा दिन तो कोई काम नहीं करती, अब पापा के लिए खाना लेकर ऐसी चली जा रही है, यहाँ से जाकर सो जा और फिर सुबह स्कूल के लिए नहीं उठना है क्या। मेरे पापा से मेरी तरह तरह की शिकायतें करती। मैं चुपचाप वहाँ से चली जाती हूँ और थक हार कर सो जाती। मेरे पापा भी मम्मी के कहने पर चलते, उन्हीं की बात मानते, उन्हीं के सुनते। मेरे पापा का व्यवहार भी अब मेरे लिए पहले जैसे नहीं रहा। मैं रात को बहुत रोती और ऊपर वाले से कहती कि इन सब से मेरी जान कब छूटेगी और कब मुझे सुकून की ज़िंदगी मिलेगी। मुझे नहीं पता था कि मेरा बचपन खेलने कूदने के बजाय इस कश्मोकश में गुजर जाएगा। इन हालातों ने मुझे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। मेरे और बहन भाइयों ने भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार रखा था। वो मेरे पापा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते। मेरे पापा ने उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया था और बहुत काबिल बना दिया था। मम्मी को भी इस बात का गुरूर था कि उन्होंने 2 बेटे पैदा किए हैं और मैं अपनी मम्मी की आखिरी निशानी थी। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी से बहुत मोहब्बत की थी और वह मेरी परवरिश के लिए ही दूसरी शादी करने के लिए राजी हुए थे। लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। मेरी दूसरी मम्मी मेरे साथ कभी इस तरह पेश आई नहीं जैसे मेरे पापा सोचते थे, बल्कि उल्टा मेरे पापा की नज़रों में मुझे इतना गलत साबित कर सकती थी कि मैं यह सोच भी नहीं सकती थी। आखिर सौतेली माँ ही होती है। मेरा स्कूल अब ख़त्म हो चुका था और मेरी सौतेली माँ ने अब मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे। वह मेरे लिए ऐसे अजीबो-गरीबो रिश्ते देख रही थी जैसे मुझसे बस जान छुड़वानी हो। वह बस मुझे अपनी जान छुड़वाना चाहती थी। मैं तो जैसे सब घर वालों के लिए बोझ बन चुकी थी। हर कोई मुझसे पीछा छुड़वाना चाहता था। पता नहीं मैं इन सब का क्या बिगाड़ा था। मुझे तो खबर भी नहीं थी कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्या इस सब की वजह यह है कि मैं एक लड़की हूँ या यह है कि मैं इन सब के लिए सौतेली हूँ। मेरे भाई मेरा मजाक बनाते और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ज़रूर इतराते थे और जब मैं अपने पापा से कॉलेज जाने का कहा तो यह पहला और आखिरी सपना था। लेकिन मेरी बहन भाइयों ने और मम्मी ने मिलकर ऐसा जाल बिछाया कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। पापा जैसे तैसे मेरे एडमिशन के लिए राजी हो गए। आज मेरा कॉलेज का पहला दिन था और मैं हंसी खुशी घर वापस आ रही थी। मेरा आईडी कार्ड जो गलती से मैं रास्ते में गिरा दिया था वह मेरे ही कॉलेज के किसी लड़के को मिल गया। मैं रास्ते में थी और कुछ ही दूर पर थी तो वह मुझे आवाज़ लगाता हुआ आया कि
सुनो मेरी बात। मेरा दिल घबराने लगा। मैं आवाज़ सुनकर रुक गई। जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो वह मेरा आईडी कार्ड हाथ में लिए खड़ा था। वह बोला कि आपका आईडी कार्ड रास्ते में गिर गया था। मैंने सोचा कि आपको दे देता हूँ। बस वह मुझे मेरा आईडी कार्ड देकर चला गया। मैं जब घर लौटकर आई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पापा, मम्मी और मेरे दोनों भाई सामने खड़े थे और वह मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मुझे जान से मार देंगे। इतना गुस्सा इन सबकी आंखों में नजर आ रहा था। मैंने डरते हुए पूछा, क्या हुआ मम्मी? वह बोली, चुप कर आवारा, तूने यह सब करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया था? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या कह रहे हैं। इतनी देर में मेरे पापा ने गुस्से से मेरे मुंह पर चाटा मार दिया। मैं रोती हुई बोली कि क्या हुआ है? आखिर मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया है? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? पापा गुस्से में बोले कि आखिर तू उस गैर लड़के के साथ बीच सड़क पर क्या कर रही थी? मैंने अपने भाइयों की तरफ देखा। वह बोले कि हमने तुम्हें खुद सैर सपाटे करते हुए देखा है। इस लड़के के साथ एक भाई बोला कि मैं इस बदतमीज की जान ले लूँगा और गुस्से से मेरे आगे आने लगा और इस मोबाइल से मेरी और उस लड़के की फ़ोटो क्लिक कर ली आईडी कार्ड लेते हुए और धोखे से पापा की नज़रों में मुझे गलत साबित कर दिया। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी और झूठे इल्ज़ाम मेरी मम्मी ने मुझ पर लगा दिए। वह मेरे पापा से कहने लगी कि मैं कहती थी ना, यह लड़की तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। इस लड़की ने पूरे मोहल्ले में हमें बदनाम कर दिया। क्या ज़रूरत है इसे इतना ज़्यादा पढ़ाने लिखाने की? जल्दी से कोई भी रिश्ता देखकर इसकी शादी कर दो। वह बोले कि इससे पहले कि हमारे मुंह पर कालिक थोप कर चली जाए, इसको इस घर से दूर कर दो। और पापा चीखकर बोले, चली जा, मेरी नज़रों से दूर हो जा। मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं पूरी रात रोती रही कि ऐसी भी क्या गलती है मेरी, मुझे किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। मैं रोते रोते सो गई। सुबह मुझे मेरी वही मामी मिलने आई। मैंने उन्हें सारी बात बताई। वह मुझे समझाने लगी कि भरोसा रख ऊपर वाले पर, सब्र कर और मैं तेरे साथ हूँ, मैं कोई ना कोई हल निकालती हूँ। यह कहकर वह चली गई। मेरे भाइयों ने मेरी पढ़ाई रोक दी थी। सारा दिन मेरी मम्मी ताने देती रहती थी। मेरे पापा भी मेरे साथ सही व्यवहार नहीं करते थे। एक दिन मेरी वही मामी घर पर आई और मेरी मम्मी और पापा से मेरी बुराई करने लगी। फिर मेरी मम्मी और पापा को बातों में उलझाकर बोली कि मेरी नज़र में एक रिश्ता है, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं आगे बात चलाऊंगी। मेरी मम्मी एकदम बोली, हाँ बात चलाओ, देर किस बात की है, जल्दी से इसको इस घर से दफ़ा करो। मेरे पापा गुस्से में थे। मेरे पापा बोले कि जैसा तुम लोगों को सही लगे वो करो और तुम बस जल्दी से इसको यहाँ से रफा दफा करो। यह बोलकर वह चले गए। मेरे भाई बहन मेरा मजाक उड़ाने लगे और मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई। मेरी मामी छिपकर मेरे पास आई और मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, फिक्र मत कर बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, मुझ पर भरोसा कर और इस रिश्ते के लिए राजी हो जा, यही तेरी किस्मत है। वह यह कहकर चली गई। मैं सारे रिश्तों से थकी हुई थी और अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गई थी। मेरे पास इस रिश्ते को हाँ करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। मैं भी किस्मत के हाथों मजबूर हो गई और रिश्ते के लिए मान गई। अगर मम्मी पापा चाहते तो मेरी शादी बहुत धूमधाम से कर सकते थे। मैं उनके घर की बड़ी बेटी थी, लेकिन मेरी किस्मत तो जैसे मेरा साथी छोड़ चुकी थी। पापा ने घर की भागदौड़, घर का सारी चीज़ मम्मी के हाथों पर छोड़ रखी थी। तभी मम्मी ने लड़के के घर वालों को अपनी गरीबी के झूठे किस्से सुना सुना कर सादगी से मेरी शादी के लिए राजी करा लिया। मैं चुपचाप सारा तमाशा देख रही थी और मैं कर भी क्या सकती थी। अब तो मैं तंग आकर जल्द से जल्द घर को छोड़ देना चाहती थी। खैर, जल्दी में और सादगी से मेरी शादी करके मुझे रुखसत कर दिया गया और मेरे पापा और मेरे भाइयों ने लड़का को भी कोई मालूमात करना ज़रूरी नहीं समझा था। उसकी कोई भी छानबीन नहीं करी थी, जैसे क्या करता है, कौन है, कैसे लोग हैं, वह मुझे कैसा रखेगा, यह सब तो बस अपने सर से मेरा बोझ उतारना चाहते थे। इसलिए कुछ नहीं, उन्होंने कोई छानबीन भी नहीं करी और बस मुझे भट्टी में झोंक दिया। और सच कहूँ तो मैं भी रुखसत होकर उनकी तरफ पलटकर देखने के लिए भी राजी नहीं थी। बहरहाल मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आई तो मैंने जैसे ही वहाँ कदम रखा तो मेरे होश उड़ गए।
मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत इस तरह मोड़ लेने वाली है कि मेरी ज़िंदगी में सब बदल जाएगा। इतना आलीशान घर, नौकर चाकर, हर वह चीज़, इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा बहुत आलीशान तरीके से स्वागत हुआ। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरी एक छोटी नंद और 3 देवर थे। मैं इस घर में सबसे बड़ी बहू बनकर आई थी। मेरे ससुराल में सभी का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और ख़ास करके मेरे पति का। मेरे पति मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। शादी की पहली रात उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम इस घर में आराम से रहो। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस घर का मान कभी मत तोड़ना। इस घर के लोग बड़ी चाहत से तुम्हें इस घर में लेकर आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं यह सोच रही थी कि ऊपर वाले ने मुझे वह सारी खुशियाँ दे दी जिसका मैं बचपन से इंतज़ार कर रही थी। अब मैं अपने घर वालों की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। मेरा वलीमा खूब धूमधाम से बहुत आलीशान तरीके से किया गया। मेरे घर वालों को भी दावत दी गई। मेरे पति ने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, वह लोग जैसे भी है तुम्हारे घर वाले हैं। उन्होंने जो भी किया है वह उनकी गलती है और ऊपर वाले ने तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल दे दिया। असल में मेरे पति मेरी मामी के सगे भांजी थे। मेरे साथ हुए सब जुल्म सितम के बारे में जानते थे। वह मेरे किसी भी राज से अनजान नहीं थे। वह सब जानते थे। जब मेरे घर वाले वलीमे पर आए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि यह सब कैसे हुआ। हमने तो इस लावारिस समझ कर विदा कर दिया था और यहाँ तो जैसे इसकी किस्मत ही जाग गई हो। यहाँ तो सब मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। मेरे देवर और नंद की भाभी भाभी करते हुए जुबान नहीं थक रही थी और मेरे सास ससुर मुझे अपने खानदान वालों से मिलवा रहे थे। यहाँ पर सभी बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। मेरे घर वाले कोने में खड़े यह सब देख रहे थे। मेरी मम्मी को तो यह सब देखकर जैसे आग लग रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था। वह मेरी किस्मत का दिया मुझसे यहाँ पर भी छीन लेती। वह मेरे ससुराल वालों के कान भरने की कोशिश में यहाँ पर भी लगी रही थी, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब ऊपर वाले की रहमत से मुझे दिल से चाहते थे। दिन हंसी खुशी से गुजर रहे थे। मैं सबसे ज़्यादा अपनी छोटी नंद, जिसकी उम्र 17 साल थी, वह मुझे अपनी बड़ी बहन जैसे समझने लगी थी और मैं भी उसे अपनी छोटी बहनों की तरह समझती थी। वह मुझे अपनी हर बात शेयर करती थी। भाभी भाभी कहती थी। मेरे आगे पीछे ही टहलती रहती थी। वह घर में सबकी बहुत ज़्यादा लाडली थी। पता नहीं क्यों मुझे उसमें अपना बचपन नज़र आता था। उसकी आंखों में मुझे उदासी नज़र आती थी। ऐसा लगता था उसकी हंसी के पीछे कोई गहरा जख्म छुपा हो और फिर मैं इसे अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर देती थी। यूं ही दिन गुजरते रहे। एक दिन भी मुझे अपनी सास के साथ ऐसा नहीं लगा कि जैसे वह मेरी माँ नहीं, मेरी सास है। वह भी मेरे साथ सगी माँ से भी ज़्यादा अच्छा तरीके से पेश आती थी। मुझे घर का कोई भी काम नहीं करने देती थी। नौकर चाकर काम में साथ साथ लगे रहते थे। मेरी नंद मेरे पास आकर बैठ जाती और मुझे कुछ कहने वाली होती, जैसे मुझे कुछ बताना चाहती हो, लेकिन एकदम डर जाती। मेरी सास फौरन वहाँ आ जाती और उसे गले से लगा लेती और कहती कि तुम्हें तो बहुत कमज़ोर हो रही हो, चलो आराम करो, मैं तुम्हें गर्म करके दूध देती हूँ। और उससे प्यार करते हुए अपने साथ ले जाती और उसे अपने पास सुलाती। मुझे उसे देखकर आंसू आ जाते और मैं सोचती कि काश मेरी सगी माँ बचपन में मुझे यूँ छोड़कर नहीं जाती तो वह भी मुझसे ऐसे ही प्यार करती। मेरी लाडली नंद कितनी चहती और कितनी खुश नसीब है, सबकी लाड़ दुलारी है। मुझे नहीं पता था कि किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। वक्त मुझ पर फिर से दोहराने वाला था। एक दिन रात को मुझे सोते हुए कुछ अजीब सी घुटी घुटी आवाज़ें आने लगी। मैं भागते हुए अपनी सास के कमरे की तरफ गई। मुझे लगा कि मेरी सास की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं अपनी सास के कमरे में गई तो मेरी सास नंद का सर दबा रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी कसमकस दिखाई देने लगी थी। मैंने उससे कई बार पूछने की कोशिश की तो वह डरी डरी सहमी सी रहती थी। मैंने अपनी सास से बात की कि आप तो निशा से बहुत ज़्यादा करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे निशा हम सबसे कुछ छुपा रही हो। मेरी सास बोली कि हाँ, कुछ दिन से वह अजीब व्यवहार करने लगी है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। ना जाने हमारी हंसती खेलती निशा को किसकी नज़र लग गई है। वह रोने लग गई। मैंने उन्हें तसल्ली दी।
मम्मी आप परेशान ना हो, हम सब निशा के साथ है। मुझे फिर से अपनी मम्मी की याद आ गई। निशा के लिए उनका प्यार देखकर मेरी नंद परेशान सी, डरी डरी सी, खोई खोई सी, सहमी सहमी सी रहती थी और ऐसा लगता था जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहती है, लेकिन डर की वजह से वह बोल नहीं पा रही थी। एक दिन वह भागते हुए मेरे पास आई, कहने लगी, भाभी भाभी। वह किसी खौफ में थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और वह चकरा कर एकदम से वहीं गिर गई और बेहोश हो गई। मैंने जोर से सबको आवाज़ लगाई, सब जमा हो गए, सब उसका अस्पताल लेकर पहुँचे। उसके सारे टेस्ट हुए और हम निशा को लेकर घर आ गए। 2 दिन बाद जब उसकी रिपोर्ट आई तो सब बहुत ज़्यादा परेशान थे और सब घर पर ही थे। हम सब घर वालों पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी जब पता चला कि मेरी 17 साल की नंद प्रेग्नेंट है। उसके चारों भाइयों आंखों में जैसे खून उतर आया। सबने निशा से हजारों सवाल कर डाले। यह सब कब हुआ, कैसे हुआ, तुम कैसे इस खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला सकती हो? निशा खौफ में थी, वो नजरें चुरा रही थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं निशा का साथ दूं या फिर घर वालों का, क्योंकि इतनी कम उम्र में ऐसा होना, या तो कोई निशा का गुनहगार है जो निशा की इज्जत के साथ खेल गया। मैं भी बहुत ज़्यादा सदमे में थी, लेकिन जब भी मैं अपनी नंद को देखती तो मुझे उसकी आंखों में अपना बचपन नजर आता। मेरा ज़मीर भी कसमोकस से घिरा हुआ था। सब लोग निशा के खिलाफ थे, लेकिन मेरी सास ने निशा का साथ नहीं छोड़ा। वह पूरा दिन उसको अपने कमरे में रखती थी और जब भी उससे मिलने जाती वह उसकी खिदमत में लगी हुई होती। कमरे में से रोने की आवाज़ आती। मैं जब निशा से मिलने जाती तो वह डरी डरी, सहमी सहमी बेड पर बैठी रहती। मैं उससे पूछती और कहती कि घबराओ मत निशा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताओ यह किस कमबख्त ने किया तुम्हारे साथ? उसे उसकी गुनाह की सज़ा ज़रूर मिलेगी। वह मेरी बातों से थोड़ा सुकून में आई, लेकिन उसने मुझे ऐसा इशारा किया कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं तो अजीब परेशानी में घिर गई और मैं उठकर वहाँ से चली गई। मेरी सास ने उसे दवाइयाँ देकर सुला दी। मैं पूरी रात सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है। निशा का गुनहगार हमारी आंखों के सामने है और हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह भी तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसकी कैसे मदद करूं। फिर मेरा दिल भी यह भी कहता कि हो सकता है कि निशा कोई गलतफहमी का शिकार हो गई हो। जैसा वह कह रही है ऐसा नहीं हुआ होगा। रात होने को थी। मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर में ही मेरे पति कमरे में आए और गुस्से में निशा को बुरा भला कहने लगे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, हो सकता है निशा बेकसूर हो। वह मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वह कहने लगे कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है। मैं सोच सोच कर कहीं पागल ही ना हो जाऊँ। पूरा खानदान हम पर थू थू करेगा। मुझे पहुँचे हुए कुछ देरी हुई थी तो मैं निशा की रोती हुई आवाज़ सुनी। मैंने छुपकर कमरे में देखा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि मेरी 17 साल की नंद के साथ मेरी सास। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था। मैं छिपकर वापस आ गई और मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मैं सोच रही थी कि निशा के साथ ऐसा भी हो सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन ऐसा कैसे? मैं इन्हें सोचों में गुम थी। मेरे सामने हर वह याद ताज़ा हो गई थी जो बचपन में मेरे साथ हुआ था। मैंने निशा का साथ नहीं छोड़ सकती थी। शायद ऊपर वाले ने मुझे इस घर में इसलिए भेजा था। मेरे दिल में अभी यही सब चल रहा था। इतने में ही मेरी सास मेरे कंधे पर हाथ रख कर बोली। मैं एकदम चौंक गई। वह रोने लगी कि मेरी निशा को बचा लो, मैं सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं जीते जी मर जाऊंगी। शायद मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ रहा था। मुझे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने थे और इस गुनहगार को रंगे हाथ पकड़ना था। मैं मेहनत करने में लगी हुई थी और एक तरफ सोच रही थी कि मेरे पति और बाकी के घर वाले मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। मैं हर रात अपनी सास के कमरे में छिप कर जाती और सबूत तैयार करती। एक दिन मैं अपने पति के साथ बातों में व्यस्त थी। अचानक से मुझे ख्याल आया और मैं निशा की बात छेड़ दी। लेकिन जब मेरे पति के मुंह से यह निकला कि हमने निशा को सगी बहनों से ज़्यादा प्यार किया है और कभी उसको सौतेला नहीं समझा, मेरे तो होश ही उड़ गए। यह सब क्या हो रहा है? मैं भागी हुई अपनी मामी के पास गई जिसने मेरा रिश्ता करवाया था। उन्होंने कहा, बेटी मैं तुम्हें इस घर में इसलिए ही लाई थी कि तुमसे बेहतर निशा को कोई और ही नहीं समझ सकता। अब तुम ही इसकी मदद कर सकती हो। तुम ही एक ऐसी इंसान हो जो इसका दर्द समझ सकती हो।
मैं इनसे बात करके घर वापस आ गई और रात को छुपकर सास के कमरे में एक कैमरा लगा दिया। इसमें हर रात होने वाले निशा के साथ मोमेंट रिकॉर्ड होने लगे और मैं सही वक्त का इंतजार करने लगी जब मैं इस गुनहगार का राज सबके सामने लेकर आऊँगी। और वह वक्त आ गया और आज मेरे ससुर भी घर पर थे। मेरी सास रो रो कर उन्हें निशा के प्रेग्नेंट होने की बात बताने लगी। मेरे पति और तीनों देवर भी घर पर ही वहीं पर मौजूद थे। मैंने कहा प्लीज़ आप लोग एक बार बात सुने, उसके बाद आप निशा को जो चाहे सजा दे। मैंने सबको सारी सच्चाई बता दी, लेकिन मेरे पति मुझ पर हाथ उठाने लगे। बोले खबरदार, अगर तुमने मेरी माँ को एक लफ्ज़ और भी कहा तो वह मुझे थप्पड़ मारने ही वाले थे। तभी निशा चीख पड़ी और मेरे पति का हाथ पकड़कर बोली, बस भाई, अब और नहीं, मेरा सब्र अब टूट चुका है। मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। इतने ही देर में वहाँ पर पुलिस आ गई और मेरी सास को गिरफ्तार करने लगी। सब हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा आखिर सगा सगा ही होता है और सौतेला सौतेला। मेरे पति बोले आखिर क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बोली जो मेरे साथ बचपन में हुआ था वह सब निशा के साथ दोहराया जा रहा था। मुझे 3-4 बार शक हुआ जब निशा को मैं मम्मी के कमरे में रोता हुआ और चीखता हुआ देखा। मम्मी निशा के बाल नोच नोच कर रात को मारती थी और उसको डरा धमका कर रखती थी, क्योंकि पापा से इनके 4 बेटे हैं और निशा मम्मी की सौतेली बेटी है और पापा की जायदाद का ज़्यादातर हिस्सा निशा के नाम पर था। वह कैसे भी करके शर्मिंदा करके इसे घर से निकलवा देना चाहती थी, पागल खाने भेज देना चाहती थी। और आप सब लोग सालों से इस बात से बेखबर थे, क्योंकि आपके सामने तो वह निशा पर बहुत ज़्यादा प्यार लुटाती थी। लेकिन किस्मत का करना देखो, मुझे ऊपर वाले ने यहाँ पर इसलिए भेजा कि जो कुछ मेरे साथ बचपन में हुआ था वह किसी और लड़की के साथ दोबारा ना हो। पहले तो निशा के साथ मम्मी का प्यार भरा व्यवहार देखकर मुझे अपनी मम्मी की याद आती थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। लेकिन आपने जिस दिन मुझसे कहा कि निशा आपकी सगी नहीं बल्कि सौतेली बहन है, तो मैं अपनी मामी के पास भागी और मामी जो निशा और मम्मी के बारे में सब जानती थी वह सब मुझे बताने लगी कि कैसे निशा की मम्मी को निशा के पापा के सामने गलत फहमियों का शिकार करके कैसे घर से निकाला और पैसों की लालच में पूरी जिंदगी आप सबको धोखे में रखा। इतना सब कुछ कहने के बाद भी मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। सास को तो पुलिस ले जा चुकी थी। निशा भी रो रो कर सबको सच बताने लगी, लेकिन कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं था। मेरे ससुर बोले कि हाँ, मुझसे एक गलती ज़रूर हुई है, शायद लड़की ठीक कह रही है, और मेरे ससुर रोने लगे। मैंने कहा पापा बताइए आप सबको, मैंने निशा की माँ से दूसरी शादी अपनी पहली बीवी की बातों में आकर की थी, और जब उसने अपनी सारी जायदाद और दौलत मेरे नाम कर दी थी तो मैंने उसे झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाला था। लेकिन ये सब मैंने अपनी पत्नी की बातों में आकर किया था। अब समझ में आया कि वह औरत मेरे साथ क्या खेल खेल रही थी। निशा की माँ कुछ सालों बाद इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसकी सारी दौलत निशा के नाम है। वह बेगरत इतने सालों से हमें धोखा दे रही थी और मैं कभी समझ ही नहीं सका और बेखबर होकर सब कुछ उसके हाथ में दे बैठा। और मैं निशा की माँ पर जो शक किया करता था वह भी झूठा था। इस औरत ने हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा की और खुद सीधी सादी बनकर तमाशा देखने लगी। वह रोने लगे और कहने लगे निशा मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। यह सब होने के बाद उनके चारों बेटे रोने लगे और कहने लगे नहीं, हमारी माँ ऐसे नहीं कर सकती। मुझे यकीन था कि मेरे पति हमारे बातों पर यकीन नहीं करेंगे। जाहिर है वह सगी औलाद है जो ठहरी उनकी। फिर मुझे उस कमरे की याद आई और मैं फ़ौरन सास के कमरे में गई और वहाँ कैमरा लाकर जो मैंने सास के कमरे में लगाया था वह ले आई और अपने पति को देते हुए बोली, यह वह सबूत है जिसमें तुम्हारी मम्मी की सारी कहानियाँ मौजूद है जो निशा कितने सालों से बर्दाश्त कर रही थी। उस कैमरे से वीडियो देखकर वह चारों भाई भी रोने लगे। कैसे वो डराती और धमकाती थी और कैसे निशा को खौफ में रखती थी। फिर अचानक मेरे दिमाग में आया, बोली निशा को तुम्हारा प्रेग्नेंट होना। वह रोती हुई बोली, भाभी ऐसा कोई गुनाह नहीं किया मैंने। वह भी मम्मी ने आप सबकी नज़रों में मुझे गलत साबित करने के लिए झूठी रिपोर्ट बनवाकर आप सबको दिखाई थी और डॉक्टर भी पैसों की लालच में मम्मी के साथ मिले हुए थे।
वह मुझे बेहोशी की दवाई देती रही और मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती रही। चारों भाई निशा की नज़रों में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए। निशा से रो रो कर माफ़ी मांगने लगे। यह सब उनकी मम्मी ने किया है। हमें इस बात की कभी खबर नहीं हुई और आज सच्चाई हमारे सामने आ गई है। मम्मी को उनकी किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। हम सब भाई निशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे साथ हुए जुल्म के और जाति के जिम्मेदार भी है। हो सके तो हमें माफ़ कर देना। तुम हम सबकी लाडली थी और आज भी हो और हमेशा रहोगी। हमने तुम्हें कभी भी सौतेला नहीं समझा। मम्मी को जेल हो चुकी थी। हम सब अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी रहने लगे। निशा को हमने पढ़ा लिखा कर एक अच्छे घर में शादी कर दी और ऊपर वाले ने हमें बेटी और बेटा दोनों से नवाजा था। मेरे तीनों छोटे देवरों की भी शादियां हो गई, लेकिन काफ़ी समय बाद मेरे पापा मेरे घर आए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे और मुझे बताया कि एक हादसे में मेरी सौतेली माँ और तीनों भाई बहन की मौत हो गई और मेरी मम्मी अपनी आखिरी सांस ले रही थी और जाते जाते पापा को सारा सच बता गई। यह सब सुनकर मैं रोते हुए उनके गले से लग गई कि मैं उन सबको दिल से अपना लिया था। खैर ऊपर वाले ने शायद उनको मेरे साथ किए गए जुल्म की इस तरह सजा दी। यह तो सच है कि सगे और सौतेले रिश्ते कहीं ना कहीं धोखे दे ही जाते हैं, लेकिन गलत का इल्ज़ाम हमेशा बुरा ही होता है। इंसान के किए हुए गुनाहों की सज़ा ऊपर वाले इसी दुनिया में दिखा ही देता है। ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।